हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ग्रेट लेक्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर के, तो ब्रह्मपुत्र रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन तिब्बत से होता है। उसके बाद में ये इंडिया में फ्लो होती हुई लास्ट में बांग्लादेश में एंटर करके बे ऑफ बंगाल में अपने बॉर्डर को डिस्चार्ज करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को अदर एरिया में अदर कंट्री में अलग अलग नेम से जानते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर इंडिया में अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, वहाँ पर इसको सियांग या दिहांग के नाम से जानते हैं। आसाम स्टेट में इसको दिलाओ या लुइत के नाम से, और लास्ट में बांग्लादेश में अपने आप को एंटर करके बे ऑफ बंगाल में अपने बॉर्डर को डिस्चार्ज कर देती है। तो ये बेसिक फैक्ट्स ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर के। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश में एक ट्रांस बाउंड्री रिवर के रूप में फ्लो होती है। बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुए। वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो आर्टिकल है इसमें ये बता रखा है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको लेकर के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनका जो वेविंग फॉर्म प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो रेगुलर चलता रहे, इसको लेकर के यहाँ पर इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। हालांकि जो WTO के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस बात को लेकर के बात रखी कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो वैक्सीन को लेकर के जो प्रोसीजर है वो रेगुलर हम कुछ टाइम के लिए रखेंगे। 6 मंथ्स के बाद में जो भी WTO के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो ओवरव्यू करेंगे इन सारी चीज़ों को कि डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक्स जो भी इश्यूज हैं उनको रेगुलर एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, कि इन एरिया में डायग्नोसिस बेसिस पर और थेरेपी के बेसिस पर भी कंसेशन दिए जानी चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में या नहीं दी जानी चाहिए। इसको लेकर के 6 मंथ्स के बाद में डिस्कशन किया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मान लो सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, मान लो किसी कंपनी ने जब कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो उसके बाद में जब वैक्सीन की बात आने लगी तो कुछ कंट्रीज़ ने, जहाँ पर ज़्यादा मनी है, रिसर्च में ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, वहाँ इजीली इस तरीके की जो रिसर्च है वो इजीली हो पाई, क्योंकि उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मनी भी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, ये इशू उस टाइम उठने लगा कि वो कंट्रीज़ जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है वो अगर अपनी पॉपुलेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनको दिया गया कि ऐसा है कि अगर आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया और उसी प्रोसीजर के बेसिस पर वैक्सीन सिर्फ आपने फॉर्मेशन की तो वहाँ की पॉपुलेशन को ही फ़ायदा होगा। लेकिन उस टाइम ये डिसाइड किया गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेविंग किया जाए, ताकि सभी कंट्री जो है उस रिसर्च के जो प्रोसीजर है इसको फॉलो करते हुए अपने यहाँ पर रिसर्च कर सकें, अपने यहाँ पर वैक्सीन को बना सकें, ताकि ग्लोबली लेवल पर ये जो इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और कोविड जैसे इश्यूज को सोल्व किया जा सके। ओके, अब यहाँ पर कुछ अदर डिस्कशन भी हुआ, जो अदर न्यूज़पेपर्स में उससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें आई थी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता है 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो कुछ बेसिक इश्यूज थे जिसके बारे में डिस्कशन किया गया था, और अब ये 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है उसमें भी उन्हीं इश्यूज को डिस्कशन किया जा रहा था। जैसे कि जो फिशिंग एक इश्यूज है, इस मीटिंग में ये बात रखी गई कि हम क्या करें, एक सस्टेनेबल फिशिंग प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और स्पेसिफिक उन्होंने इंडिया के ऊपर इस चीज़ को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात रखी। तो इंडिया के भी जो मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि देखो, अगर हम उन कंट्रीज़ से कंपैरिजन करें इंडिया का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप है, अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ पर जो फिशरमैन हैं उनके पास में इतनी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। इंडिया को लेकर के सबसे ज़्यादा इशू क्यों उठते हैं फिशिंग वाले इश्यूज को लेकर के, कि इंडिया अपने यहाँ पर जो फिशरमैन है उनको सब्सिडी देता है। तो इंडिया ने अपनी बात रखी कि देखो हमारे इंडिया में अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर
फिशिंग जो इशू है, फिशिंग जो एक इंडस्ट्री है, वो बहुत कम लोगों के द्वारा किया जाता है और वहाँ पर बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। हमारे इंडिया में इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन का कंपैरिजन करोगे तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो फिशिंग इंडस्ट्री के ऊपर हमारे यहाँ पर डिपेंडेंट है। तो एक तरीके से जो सब्सिडी हम देते हैं वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि हमारे आसपास वाले रीजन में, एक सैलो रीजन में जा कर के वो जो फिशेज को पकड़ सके। ऐसा नहीं है कि हमारे इतनी टेक्नोलॉजी उनको दे रखी है कि ग्राउंड लेवल तक जा कर के, सी बेड तक जा कर के हम जो फिशेज हैं उनको पकड़ करके ले आते हैं, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए सीज का, उनकी जो भी फूड वेब है उन सभी को हम डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा यहाँ पर डिस्कशन किया गया WTO की जो 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग है उसमें ई कॉमर्स को लेकर के। ई कॉमर्स आप सभी को पता है, आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक साइट्स का यूज़ करते हुए ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हो और वो आपके पास में आता है। जैसे आपने ऑनलाइन क्लॉथ जो हैं उनको एक तरीके से परचेज़ किया, या कोई प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया, या फिर हम प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इनका जो इतना ज़्यादा हाई लेवल इंक्रीज़ हो गया है, तो वहाँ से हम कोई वीडियोस डाउनलोड करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ई कॉमर्स में आती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि मान लो हमने कोई प्रोडक्ट मंगवाया, ओके, और वो कोई अदर कंट्री से आ रहा है। मान लो हमने कोई क्लॉथ मंगवाया और वो दूसरी कंट्री से आ रहा है, तो हमारे इंडिया में जब वो इसकी एंट्री होगी, ई कॉमर्स साइट का यूज़ करते हुए हमने उस प्रोडक्ट को मंगवाया है, लेकिन वो इंडिया में एंट्री करेगा तो जो हमारे पोर्ट हैं, कमर्शियल पोर्ट हैं, जब वहाँ पर एंट्री करेगा तो उस पर इंडिया जो है वो टैक्स को इम्प्लीमेंट कर देता है, ओके। लेकिन अभी हम ऑनलाइन जो हैं वीडियोस डाउनलोड करते हैं उनके ऊपर इस तरीके का कोई भी टैक्स नहीं है। तो इसको लेकर के 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, WTO की मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ कि इसको लेकर के क्या किया जाना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला कि सभी कंट्रीज़, 164 नेशन कंट्रीज जो मेंबर्स हैं WTO के, वो कमिट करें कि हम जो वीडियोज़ डाउनलोड होते हैं इसको लेकर के टैक्स नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, उन्होंने कमिट नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि कुछ टाइम के लिए हम इस चीज़ को रेगुलर रख सकते हैं, जो अभी हम टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं वीडियो डाउनलोडिंग पे। अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारे कंट्रीज़ में किस तरीके से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो डेवलप हों, किस तरीके से ई कॉमर्स जो है वो डेवलप हों। तो एक बार अगर हम कमिट कर देते हैं तो आने वाले टाइम में जब सर्कमस्टेंसेज चेंज हों तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कशन हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमें बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए, क्या क्या इश्यूज हैं, उसमें इंडिया का क्या स्टैंड है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। आज टेलीग्राम पर एक आर्टिकल आपके साथ में सेंड किया जाएगा जिसमें जो हमारे मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी बात रखी फिशिंग इश्यूज़ को लेकर के, उसमें बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अग्निपथ स्कीम को लेकर के, और अग्निपथ स्कीम जो है इसको आज हमारा एडिटोरियल पेज पर भी इससे रिलेटेड आर्टिकल आया है, वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। कल हमने इससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया था। अग्निपथ स्कीम में ये डिसाइड किया गया है कि 17.5 साल से 21 साल के जो यूथ हैं उनको 4 साल के लिए इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में अगर हमारे यहाँ पर आर्मी में कोई वैकेंसी है तो उस आर्मी की वैकेंसी में उनको फिल किया जाएगा, नहीं है तो फिर वो जो एक सिविल जो उनकी लाइफ है उसमें उनको वापस भेज दिया जाएगा। इसमें 4 साल का एक तरीके से प्रोसीजर होगा। इन 4 साल में वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग आपको या तो आर्मी में रिक्रूट कर लिया जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए भी किया जा रहा है, एक तो कि कोविड की वजह से 2 साल से वैकेंसीज़ नहीं हुई हैं, कोई भी जो भर्ती होती है आर्मी की वो नहीं हो पाई है। तो वो यूथ जो 21 एज क्रॉस कर चुके हैं उन्होंने स्पेसिफिक इसके ऊपर फोकस किया है। दूसरा, यहाँ पर एक परमानेंट जॉब नहीं दे रहे हो, इसको लेकर के भी बोला गया है कि जिन लोगों में मोटिवेशन होता है आर्मी के लिए, एक आर्मी में एंटर करने के लिए एक मोटिवेशन जो होता है, उस मोटिवेशन को गवर्नमेंट जो है वो डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है इस स्कीम के अंडर, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ब्रिक्स कंट्री को लेकर के, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। चाइना के प्रेसिडेंट, एक मिनट सॉरी, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वर्चुअल मीटिंग करेंगे, शी जिनपिंग, और इसमें जो ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात बोली है कि 23 जून को ये मीटिंग होने वाली है। इसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ब्राज़ील के
जो हैं जायर बोल्सोनारो, साउथ अफ्रीका के साइरिल रामाफोसा, ये सभी जो हैं वो वर्चुअल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और पहली बार रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो इन्वेजन किया है उसके बाद में फर्स्ट ऐसी समिट होने वाली है जिसमें रशिया जो है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। वैसे चाइना और रशिया के जो कन्वर्सेशन है वो रेगुलर हैं। चाइना ने बार बार बोला है कि रशिया को अगर सपोर्ट की ज़रूरत है इस इशू में तो हम रेगुलर उनको सपोर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कुछ टाइम पहले चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि हम ब्रिक्स को जो है और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो वो कंट्रीज़ जिनको एक तरीके से ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट जो अप्लाई करने जाने की कोशिश जो की जा रही है, तो उन कंट्रीज़ को भी, उन कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी इस समिट में क्या करेंगे, एंट्री ले सकते हैं, वो भी इसमें अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स जो है वो 5 मेजर इमर्जिंग कंट्रीज़ का ग्रुप्स है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं ब्रिक्स को लेकर के। ब्रिक्स जो है पूरे वर्ल्ड की 42% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 23% जीडीपी को, 30% टेरिटरी को और 18% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। पहले ये जो ग्रुप था इसका नाम ब्रिक था। 2011 में, मतलब 2011 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया, उसके बाद में इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि राजीव गांधी असैसिनेशन केस जो हुआ था उसमें जो भी लोग हैं उसको लेकर के कुछ लोगों ने यहाँ पर तमिलनाडु का मद्रास हाई कोर्ट जो है उसमें पिटीशन डाली थी कि हमें जो है वो छूट दी जाए, रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो भी पिटीशन उसमें डाली गई रिट पिटीशन उसको डिसमिस कर दिया है। एस नलिनी एंड आरपी रविचंद्रन ने, जिनको लाइफ कन्विक्ट मिली हुई है, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी। देखो 2018 में तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कैबिनेट रिकमेंडेशन दिया था वहाँ की गवर्नर को कि आप जो भी इसमें कल्प्रिट हैं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको एक तरीके से छूट दे देनी चाहिए, उनको जेल से छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो गवर्नर है उन्होंने अपना अप्रूवल इस चीज़ को नहीं दिया था। अब इस चीज़ को लेकर के हाई कोर्ट में गया कि देखो गवर्नर जो है वो आर्टिकल 161 जो है वो उनको पार्डनिंग पावर देता है गवर्नर को, और 72 किसको देता है, हमारे प्रेसिडेंट को देता है। तो गवर्नर जो है वो सेंटर, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही तो काम करता है ना। तो फिर जब जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है तो इनडायरेक्टली किसने अप्रूवल दे दिया है, गवर्नर ने अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि गवर्नर तो वही काम करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलता है। तो यहाँ पर जुडिशरी को इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, ये बात रख करके ये पिटीशन डाली गई थी। लेकिन जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्लियरली बोला है कि आर्टिकल 161 को आप गवर्नर वर्ड को रिप्लेस करके उसको रीड कर ही नहीं सकते हो। गवर्नर जो है वो उसका इंटीग्रल पार्ट है, वो गवर्नर की पावर है। भले ही एड एंड एडवाइस जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हों, लेकिन गवर्नर की वो पावर है, और उस पावर को आप आर्टिकल 161 को ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बोलो कि एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और गवर्नर वर्ड को ही रिप्लेस कर दो और फिर उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, ऐसा नहीं होगा। 1980 का एक केस है मारूराम केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो उनकी जो भी सिग्नेचर हैं, मतलब जो गवर्नर होते हैं उनके जो सिग्नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेटरी होते हैं। आर्टिकल 161 के अंडर ये बात बोली गई थी। ओके, अब यहाँ पर पार्डनिंग पावर की बात हुई है तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिए कि आर्टिकल 72 जो है वो हमारे प्रेसिडेंट को पावर देता है पार्डनिंग पावर की, और आर्टिकल 161 जो है वो हमारे गवर्नर को पावर देता है। अब प्रेसिडेंट कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर अपनी पावर को यूज़ कर सकता है, कोई पर्सन अगर उसने यूनियन लॉ को ब्रीच किया हो, यूनियन लॉ को ब्रोक किया हो। ओके, इसमें स्टेट लॉ नहीं आएगा, स्टेट लॉ के लिए गवर्नर को ये पावर दे रखी है। कोई पर्सन उन्होंने अगर स्टेट लॉ को ब्रीच किया है, ब्रोक किया है, तो गवर्नर के पास में ये पावर है। अगर उनको कोई सज़ा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, तो गवर्नर को ये पावर है कि उनको पार्डनिंग दी जा सकती है, और यूनियन लॉ में दी जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन
अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस मिली हुई है, मृत्युदंड मिला हुआ है, चाहे उसने यूनियन लॉ को ब्रीच किया हो या फिर स्टेट लॉ को ब्रीच किया हो, तो उसमें पार्डनिंग पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन डेथ सेंटेंस की बात आए, अगर गवर्नर के पास में किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो जो गवर्नर जो है वो उसको पार्डन नहीं कर सकता है। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीट, आपने कोई क्राइम किया ही नहीं है तो ऐसा गवर्नर नहीं कर सकता है। गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को कम्यूट में चेंज कर सकता है। मतलब आपको डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन आपको अदर फॉर्म जो है पनिशमेंट की उसमें चेंज इसको किया जा सकता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कोर्ट मार्शल में जो प्रेसिडेंट है उसके पास में पावर होती है, लेकिन गवर्नर के पास में पावर नहीं होती है कि वहाँ पर पार्डनिंग पावर का यूज़ गवर्नर कर सके कोर्ट मार्शल में, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो अपने पावर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है गवर्नर की पावर में और प्रेसिडेंट की पावर में, जो क्लियरली आपको ध्यान में होने चाहिए। अगर हम बात करें, ये जो पार्डनिंग पावर होती है वो जो है वो एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है। यहाँ पर जो भी गवर्नर देख लीजिए या फिर प्रेसिडेंट देख लीजिए, वो यूनियन कैबिनेट, प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन कैबिनेट और गवर्नर जो है वो स्टेट कैबिनेट की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो ये जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशरी पावर नहीं है। ये बेसिक चेंज, बेसिक फैक्ट्स आपको क्लियरली पता होना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में इसी तरीके के एक्सट्रीम स्टेटमेंट देख करके या थोड़ा सा चेंज करके उन स्टेटमेंट को दिया जाता है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो मानसून जो है वो स्टार्ट हो गया है और केरला में इसकी वजह से हैवी रेन देखने को मिल रही है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप सभी को पता है कि टेररिज्म की जब भी बात आती है तो पाकिस्तान का नेम सबसे पहले आता है, और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो चाइना ने काफ़ी टाइम इसको सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप और कुछ उनके जो हेड हैं, इनको अगर हम बात करें, इंडिया ने हमेशा से उनको बैन करवाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं और कुछ उनके हेड्स हैं जिनको बैन नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के इंडिया ने बोला है कि इंडिया चाहता है कि चाइना जो है वो भी सपोर्ट करे कि इस तरीके के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको बैन किया जा सके। लेकिन इंडिया ने अपनी बात रखी है कि चाइना ने कुछ लोगों को लेकर के, जैसे कि अगर हम बात करें तो LET लश्कर ए तैयबा के जो चीफ हैं उनको एक टेररिस्ट के रूप में डेजिग्नेशन इंडिया देना चाहता था, लेकिन यहाँ पर चाइना ने इसको लेकर के रेस्ट्रिक्शंस लगाए। तो चाइना की जो डबल स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं, ना सिर्फ अपने रीजनल कंट्रीज़ के लिए बल्कि ग्लोबली लेवल पर भी, क्योंकि इस तरीके की जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो स्पेसिफिक किसी कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो ग्लोबली लेवल पर इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल है जूलियन असांजे को लेकर के, और यहाँ पर यूके ने उनकी जो एक्सट्रेडिशन जिसको लेकर के USA गवर्नमेंट बार बार कोशिश कर रही थी कि जो जूलियन असांजे हैं उनका एक्सट्रेडिशन जो है उनको क्लियर किया जाए। तो यहाँ पर यूके के जो मिनिस्टर हैं प्रीति पटेल, उन्होंने क्लियर किया है कि उनका जो एक्सट्रेडिशन की जो मांग की जा रही थी USA के द्वारा उसको हम क्लियर करते हैं। हालांकि विकिलीक्स जिसको एस्टेब्लिश किया गया था जूलियन असांजे के द्वारा, उन्होंने विकिलीक्स ने क्लियर किया है कि मिस पटेल का ये जो डिसीजन है वो प्रेस फ्रीडम के लिए और ब्रिटिश डेमोक्रेसी के लिए एक डार्क डे है। ओके, विकिलीक्स आप सभी को पता है, जूलियन असांजे ने अपनी विकिलीक्स जो एक साइट उन्होंने एस्टेब्लिश की थी, वहाँ पर उन्होंने सीक्रेट मिलिट्री फाइल्स, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट थी उनको यहाँ पर उन्होंने ओपनली रखा था, जिसकी वजह से ही ये सारे जो भी एलिगेशन उनके ऊपर लगे हुए हैं। और USA उनको बार बार चाहता है कि जिस भी कंट्री में वो रह रहे हैं वहाँ से उनको सौंप दिया जाए USA को, ताकि USA उनके साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदरिंग किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 एडिटोरियल पेज पर, और ये वही आर्टिकल है जो अभी हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया। इस आर्टिकल में बस ये बता रखा है, जो बेसिक फैक्ट्स वही हैं कि एक तो जो यूथ है उनमें जो एक बेसिक प्रोविज़न रखा गया है कि आपको 4 साल के बाद में हो सकता है कि आप आर्मी में ना जा पाओ, आपकी जो सिविल लाइफ है वहाँ पर आपको भेज दिया जाए। तो इसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दूसरी यहाँ पर अग्निपथ स्कीम को लेकर के गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम
4 साल जब वो आर्मी में रहेंगे तो आर्मी में उनको बहुत सारा डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, हार्डवर्क सिखाया जाएगा और ये चीज़ें जो है उनकी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन करेगी। मतलब इनडायरेक्टली आप सभी को पता है हमारे इंडिया में बहुत सारा यूथ है, उस यूथ को एक बेहतरीन वे में मोल्ड करने के लिए ये गवर्नमेंट का एक बेहतरीन इनिशिएटिव हो सकता है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि 1950s के टाइम में जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की और 1952 में जब इंडिया का रिपब्लिक के रूप में अपना फर्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन हुआ, उस टाइम में हमारे इंडिया के फर्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन में 39 स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट एंड पैशनेट वीमेन लीडर्स जो हैं वो उसमें उन्होंने एंट्री की थी, मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम की अगर हम सिचुएशन देखें तो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमने जो भी वोटिंग राइट्स हैं वो वीमेन को जब स्टार्टिंग में, बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वीमेन को टाइम टू टाइम, बहुत टाइम के बाद में उनको वोटिंग राइट्स दिए गए, लेकिन हमने जो है वो स्टार्टिंग से ही मैन और वीमेन को इन एक तरीके से इक्वल रखते हुए हमने स्टार्टिंग से ही जो वोटिंग राइट्स हैं वो वीमेन को दिए और इसी का ये नतीजा रहा कि हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी रहा वीमेन का। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो वीमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो इनिशिएटिव हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था उसी को हमें रेगुलर रखने की ज़रूरत है और रेगुलर हम तभी रख पाएंगे जब हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में स्पेसिफिक फोकस किया जाएगा कि हमें वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर बताया गया है कि वीमेन जो है, जैसे हम यूएसए के कांग्रेस की बात करें तो 1.7% तक वहाँ पर टोटल मेंबर्स हैं, 1.1% जो यूके की जो पार्लियामेंट है उसमें स्टार्टिंग में, ओके। लेकिन हमारे इंडिया में जो है वो 5.5% तक था इंक्लूसिव वीमेन का पार्टिसिपेशन, किसमें, पार्लियामेंट में। तो टाइम के साथ में ये और ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए था लेकिन ये डिक्रीज़ हुआ है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट के इनिशिएटिव स्टार्ट होने चाहिए, जो भी कमेटीज़ बनती हैं पार्लियामेंट में उसमें भी इंक्लूजन होना चाहिए। स्पेसिफिक जो है वो वीमेन को आप एक तरीके से मैन की इक्वलिटी में जब वीमेन का पार्टिसिपेशन होगा तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो पाएंगे कि जो एक बेसिक प्रोविज़न, बेसिक इशूज हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी का, उसको हम ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और FATF की जो प्लेनरी सेशन हुआ उसमें पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में काफ़ी लंबे टाइम से मेंटेन कर रखा था उसे यहाँ पर बाहर कर दिया गया है, ओके। तो यहाँ पर जो FATF जो टर्म है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के रूप में वर्क करती है। 1989 में FATF को G7 कंट्रीज़ के द्वारा पेरिस में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव ये रखा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग जो भी फ्रेमवर्क है उन सभी को रेगुलेट किया जा सके। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है FATF का वो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है उसका जो सेक्रेटरीट है वो ही FATF के हेडक्वार्टर के रूप में काम करता है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो ये जो आर्टिकल है इसमें अभी HCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आप सभी को पता है, इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे अब ये जो न्यूज़ है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें डिसाइड किया गया है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कंट्रीज़ हैं वो जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन जो है वो 2023 में लॉन्च करेंगे। इसके जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बॉर्डर एरियाज़ में क्या क्या इशूज हैं उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो HCO से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। 2001 में संघाई चाइना में जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्रिएशन किया गया था। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हम देखेंगे। 1996 में 5 कंट्रीज़ ने मिलकर के, जिसमें चाइना है, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजिकिस्तान, इन सब ने मिलकर के संघाई 5 कंट्रीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया। फिर उसमें जो है वो 2001 में उज्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्री है वो भी इसमें एंटर हो जाता है और फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम चेंज होकर के बन जाता है 2001 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो भी इसके मेंबर बने और 2021 में ईरान जो है वो भी इसका 9th फुल मेंबर कंट्री बन गया। तो HCO से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी है। वैसे बहुत साल पहले लगभग 2004 में रिकमेंडेशन दी थी कि कोई भी पर्सन जो है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो 2 कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकता है
ओके। इसकी वजह से क्या होता है कि वो पर्सन मान लो दोनों से जीता तो भी गड़बड़, एक से जीता तो ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों से वो पर्सन जीतता है तो एक टाइम के बाद में उसको एक सीट पर ही रहना पड़ता है, दूसरी सीट उसको वैकेंट करनी पड़ती है। और वैकेंट करने की वजह से बाईपोल इलेक्शन हमारे इंडिया में रेगुलर हम देखते हैं कि हर स्टेट में बाईपोल इलेक्शन रेगुलर चलते ही रहते हैं। यही इशू है। अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें ना तो क्या होता है, स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं और पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, तो लगभग 2 टाइम जो है वो ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो भी स्कीम चल रही होती है उनमें हर्डल्स देखने को मिलती है। लेकिन ये जो बाईपोल इलेक्शन होते हैं इसकी वजह से टाइम टू टाइम जो स्टेट की और सेंटर की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस होती है। जो पॉलिटिक्स है उसका बार बार अगर हम देखें तो विजिट होने लग जाता है उन स्टेट्स में, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। तो ये जो बाईपोल इलेक्शन है इनको अगर हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इसकी वजह से ना तो पॉलिटिक्स इफेक्ट होगी, जो हमारा बहुत सारा मनी जो इन्वेस्ट होता है वो भी इससे काफ़ी कम हो सकता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जो पहले 2004 में जो प्रपोजल दिया गया था उसको दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गुजरात की विजिट पर उन्होंने जो है 2 बेसिक चीज़ें अगर हम बात करें तो गुजरात में उन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर के स्पेसिफिक फोकस किया है। इसके अलावा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया था, एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर बहुत सारा अगर हम देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलता था हर इंडेक्स में, तो उनको एक तरीके से डेवलप किया जाए। वहाँ का जो बेसिक चीज़ें हैं उन सारी इंटीग्रिटी व सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व करके इन डिस्ट्रिक्ट का लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। तो 2018 में जो स्कीम लॉन्च की गई थी इसमें 112 डिस्ट्रिक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया था और इसमें सोशल एरियाज़ के ऊपर अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी जो प्रोग्रेस है उसको एक्सटेंड करने के लिए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो भी प्रेजेंट टाइम में ये बोला गया है कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में हमने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था उस में हमने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की है। इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने गुजरात की भी विज़िट की। गुजरात में उन्होंने कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया है जिसमें स्पेसिफिक अगर हम देखें तो इन्फेंट और जो भी लैक्टेटिंग वीमेन हैं या फिर प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए ताकि जो न्यूट्रिशन का लेवल है उन वीमेन में इंक्रीज़ हो और जो हमारे न्यू बोर्न चाइल्ड हैं उनमें भी न्यूट्रिशन का लेवल इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 फॉरेन पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें सबसे पहले तो देखो यूएस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर बाइडेन वो मीटिंग करेंगे और ये जो मीटिंग है वो क्लाइमेट को लेकर के इन्फ्लुएंस रहेंगी कि क्लाइमेट को हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं इस तरीके की उनकी रेगुलर मीटिंग है कि क्लाइमेट के ऊपर उनको फोकस करते हुए बहुत सारी मीटिंग उनकी देखी गई हैं। ओके, अब इस आर्टिकल में डिसाइड किया गया है कि देखो प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन इशू है। रशिया यूक्रेन इशू होने की वजह से रशिया जो है उसके जो भी ऑयल का डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर यूएस चाहता है कि हम ऐसा अल्टरनेट एक तरीके से इवेल्युएट करें ताकि उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर वो कम से कम हो। और जब डिपेंडेंसी कम से कम होगी तो इसकी वजह से जो रशिया एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है उनके ऑयल की वजह से, ऑयल पर डिपेंडेंसी होने की वजह से, नेचुरल गैस पर डिपेंडेंसी होने की वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है। तो हमें एक ऐसा अल्टरनेट इवेल्युएट करें जिस अल्टरनेट की वजह से रशिया जैसी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम हो सके। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग है इसमें चाइना पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो भी कंट्रीज़ के नेम है इसमें इंडिया का नेम नहीं है। हो सकता है कि इंडिया को इसलिए यहाँ से टारगेट किया गया हो स्पेसिफिक, अगर हम बात करें तो इसमें स्पेसिफिक जो है वो इसलिए टारगेट किया गया हो क्योंकि रशिया के साथ में हमने ये वॉर सिचुएशन क्रिएट होने के बाद में अपने जो रिलेशन है वो मेंटेन रखने की कोशिश की है। अभी जो COP27 की जो मीटिंग होगी इस साल नवंबर में, ओके, तो उसके लेकर के एक तरीके से जो बेसिक चीज़ें रखने की भी कोशिश कर सकता है यूएसए कि किन किन पॉइंट्स को लेकर के COP27 में मीटिंग होगी। इजिप्ट जो है इस बार इस मीटिंग को हेड करेगा। लास्ट ईयर जो है COP26 की मीटिंग वो ग्लासगो में क्लियर हुई थी जिसमें इंडिया ने टारगेट लिया था कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो 2018 में जमाल खशोगी, ओके, जो सऊदी अरेबिया के एक जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे और
काफ़ी ज़्यादा वो अपने कुछ कॉलम लिखते थे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, तो उनको टर्की में जो कुछ ऐसा इशू हुआ और उनका मर्डर कर दिया गया जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का। तो इसको बाद में रशिया जो सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुए थे, तो सऊदी प्रिंस जो हैं उनको उनकी अब नेक्स्ट विजिट होएगी टर्की में नेक्स्ट वीक जो है, और जो भी इश्यूज़ उन कंट्रीज़ में चल रहे थे उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी। मतलब जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्व करने की कोशिश वहाँ पर की जाएगी। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट डिस्कशन। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल और है। यूएन ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है। यूएन ने बोला है कि अगर हम इंडिया को व्यू करें तो इंडिया में 5 मिलियन इंडियंस जो हैं वो डिजास्टर की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। इंटरनल अगर हम डिस्टर्बेंस की बात करें तो इंडिया में 5 मिलियन पीपल जो हैं वो 2021 में क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं इंटरनली। मतलब इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह वो यहाँ पर गए हैं। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। और अगर हम ग्लोबली लेवल पर देखें तो 100 मिलियन पीपल जो हैं उनको अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा है, जिसमें वायलेंस, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़, फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट क्राइसिस, वॉर इन यूक्रेन और भी अदर इमरजेंसी फ्रॉम अफ्रीका टू अफगानिस्तान। ओके, तो इन सारी इमरजेंसी, इन सारे इश्यूज की वजह से ग्लोबली लेवल पर और इंडिया में जो है वो 5 मिलियन पीपल जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं इश्यूज की वजह से। ओके, उसमें ग्लोबली लेवल पर जो हमने टारगेट देखा 100 मिलियन पीपल का, इसमें सबसे ज़्यादा चाइना में 6 मिलियन, फिलीपींस में 5.7 मिलियन और इंडिया में 4.9 मिलियन जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स रहे इस रिपोर्ट को लेकर के। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में क्या क्या इश्यूज हमें इफेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये सारे जो इश्यूज है जो यहाँ पर राइट डाउन कर रखे हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, ये जो आर्टिकल है वो चाइना को लेकर के है कि चाइना ने अपना 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको लॉन्च किया है। ओके, अब देखो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके बारे में अगर हम बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम में चाइना और जो यूएस है उनके बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो नेम है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या नाम है। फुजियन जो है उसका नेम है। और यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ताइवान को लेकर के यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इंपॉर्टेंट बात रखी है कि ताइवान को जब भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो यूएस उनको सपोर्ट करेगा। तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो चाइना है वो अपने यहाँ पर जो अपना डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा हो कि अगर कोई इशू देखने को मिले तो हम अपने आप को एक तरीके से स्टैंडफुल तरीके से स्टैंड कर पाएँ। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।